हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ज़ूलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अपनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेबस किस तरीके का है और आप लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे अब तक 12th में आप लोग ज़ूलॉजी और बॉटनी 2 पेपर पढ़ते हुए आए हो और आई थिंक दोनों की जो बुक्स थी वो अलग अलग थी, है ना। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ज़ूलॉजी के 3 पेपर पढ़ने हैं, सेम ऐसे ही बॉटनी के भी 3 पेपर पढ़ने हैं और सेम ऐसे ही केमिस्ट्री के भी आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर ज़ूलॉजी की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो ज़ूलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में अपन बात करते हैं, है ना। तो ज़ूलॉजी में जो आपके मेजरली 3 पेपर हैं, उनमें जो पेपर हैं वो है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पेपर या जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसकी बात करती हूँ, तो आपका नेक्स्ट पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वो वैसे आप तो आपका 3rd पेपर है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसको हम कह रहे हैं परिवर्धन जैविकी। और एक पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, और ये जो पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, इसको हिंदी में हम कह रहे हैं जैव विविधता। तो पहले तो मैं आपको तीनों पेपर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इन तीनों पेपर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट अगर पेपर है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो आपको सेल बायो पढ़नी है। सेल बायो का मीनिंग हो गया जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, अंतःपृथ्वी जालिका हो गया यानी कि ER हो गया। इस तरीके से आपके जितने भी अपन कह सकते हैं कोशिकांग हैं, वो सारे कोशिकांग आपको अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आनुवांशिकी की बात कर रही हूँ यानी कि जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, पूरी मेंडलिज्म पढ़नी है। ठीक है। और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे। सेकंड जो पेपर है ये है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, और सेकंड पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसा आप सब ने अब तक बहुत बार ऐसा देखा होगा या फिर आप लोग 11th या 12th में पढ़ कर के आए हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमने अलग अलग फाइलम्स में कैटेगराइज किया है, अलग अलग संघों के अंदर उनको हमने वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो जो अलग अलग संघ हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा हो गया, सिलिंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये सारे के सारे जो फाइलम हैं वो आपको पढ़ने हैं पहले। और जब आपके ये फाइलम्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो फाइलम्स के कंप्लीट होने के बाद आपको इन्हीं फाइलम्स के एनिमल्स पढ़ने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि आपको कॉकरोच पढ़ना है, तो कॉकरोच कौन से फाइलम का या कौन से संघ का सदस्य हो जाता है यहाँ पर, ऑर्थोपोडा का। तो ऑर्थोपोडा तो आपने पहले ही पढ़ लिया। अब ऑर्थोपोडा के बाद आप क्या पढ़ रहे हो, उसके एनिमल्स पढ़ रहे हो। ठीक है। देन थर्ड हो जाता है पेपर आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको ये पढ़ना है कि किस तरीके से एग और स्पर्म, कहने का मतलब है कि अंड और शुक्राणु से मिलकर के एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, वो सारा प्रोसेस आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग टाइप के भी टॉपिक हैं जिनमें अगर कोशिकाओं में डिविजन्स, जैसे सेल डिविजन्स होते हैं, आप जानते ही हैं सेल डिविजन्स होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। सेल डिवीजन से मतलब है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो है वो 2 तरीके के हो जाते, 3 तरीके के होते हैं वैसे तो, बट प्रॉपरली अगर बात करें तो समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना। तो ये दोनों ही टाइप के जो आपके सेल डिवीज़न हैं, इन सेल डिवीजन्स में अगर
कोई गलती हो जाती है तो उन गलतियों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इस तरीके से। या फिर अपन मुर्गी की बात कर रहे हैं तो जो मुर्गी का एम्ब्रियो होता है उसको अपन चिक कहते हैं, चिक मतलब चूजा, तो चूजे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। बस ये सारे आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब बात ये आती है कि एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है। तो जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, कोई सा भी पेपर ले लो, जैसे फर्स्ट पेपर ही ले लेते हैं अपन। मैंने फर्स्ट पेपर ले लिया सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें आपको टोटल मिला कर के, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बॉटनी की बात करें, चाहे आप जूलॉजी की बात करें, तीनों ही पेपर्स के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंपलसरी क्वेश्चन, यानी कि आपको करना ही करना है। और उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 9 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ये बात क्लियर हो गई। देन इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो आपके अब एक क्वेश्चन करना तो कंपलसरी हो गया, यानी कि यूनिट फर्स्ट तो कंपलसरी हो गई हमारे लिए। अब हमारी 4 यूनिट और बच रही हैं। तो जूलॉजी के अंदर यूनिट 4 नहीं दी जाती हैं, एक्चुअली जूलॉजी के अंदर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको कोई सेक्शन नहीं माना जाता है। इसके बाद आपको 3 सेक्शन और दिए जाते हैं, जिसमें मैं बात करती हूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आपके पास सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे? 3। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे? 3। और सेक्शन सी में भी कितने क्वेश्चन होंगे? 3, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तीनों क्वेश्चन नहीं करने हैं हमें यहाँ पर। हमें क्या करना है कि इस 3 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, इन 3 में से कोई एक करना है, और इन 3 में से कोई एक करना है। तो अब आप लोग मुझसे कहोगे कि मैम ये तो 4 ही क्वेश्चन हुए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है तो वो करना है, और 3 सेक्शंस हैं तो तीनों से एक सेक्शन से करेंगे तो टोटल 4 क्वेश्चन हुए। अब आपके ऊपर है ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि इन बचे हुए जो आपके 6 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2 सेक्शन ए से बच रहे हैं, 2 सेक्शन बी से और 2 ही सेक्शन सी से, तो बचे हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आप 6 क्वेश्चन में से कौन सा एक क्वेश्चन करना चाहते हो ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? चलिए अब जो फर्स्ट पेपर, हम पहला पेपर जो स्टार्ट करेंगे, जो आपका सबसे लेंदी पेपर है, सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पेपर है, वही पेपर हम स्टार्ट करेंगे। और पेपर है आपका सबसे बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जैव विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता में हम फाइलम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। और सबसे पहला जो फाइलम है वो सबसे पहला फाइलम हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को आज हम पढ़ेंगे। कि सबसे बड़ी बात ये, पहला क्वेश्चन जब हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो डाइवर्सिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें क्यों ऐसा करना पड़ा कि हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगराइज किया। अब जैसे कि मैं आपसे जैसे ही वर्ड एक यूज़ करती हूँ कि ये पॉरीफेरा का मेंबर है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी नई टर्म सीखने को मिलेंगी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि पता नहीं इतनी सारी क्या नई चीज़ें आ रही हैं। बट ये पेपर ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारे नए जानवरों के नाम सीखने को मिलेंगे कि ऐसा भी कोई जानवर होता है, हमें तो पता ही नहीं था आज तक, है ना। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात अगर मैं आप लोगों से कर रही हूँ तो सबसे पहला जो फाइलम है वो हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसको नाम प्रोटोजोआ ही क्यों दिया, कुछ और क्यों नहीं दे दिया। तो प्रोटोजोआ नाम इसलिए दिया है इसको क्योंकि प्रोटो जो वर्ड है, प्रोटो का मीनिंग होता है पुराना। क्या मीनिंग होता है प्रोटो का? पुराना। और जोआ
आप लोग जानते हो ZOA की बात होती है, ज़ूअन या ज़ोआ या ज़ू, तो वो एनिमल्स को ही रिगार्ड करता है, एनिमल्स के बारे में ही बताता है, वो जानवरों के बारे में ही बताता है, यानी कि ये क्या हो गए, एनिमल्स। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो सबसे पुराने एनिमल्स थे, जो सबसे पुराने एनिमल्स हैं, उनको ही हमने क्या कहा है, प्रोटोज़ोआ। और ये बात तो मैंने आपको सबसे पहले बताई कि सबसे पहला जो फाइलम हमें पढ़ना है वो सबसे पहला फाइलम कौन सा है, प्रोटोज़ोआ है। तो एक और बात जो हम यहाँ से जोड़ सकते हैं कि अगर ये सबसे पहले देखे गए तो इनके अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोशिकाएँ बहुत सारी रही होंगी, तो इनके अंदर कोशिकाएं एक ही होती है, अपन कह सकते हैं कोशिकाएं नहीं, इनके अंदर एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है। इसीलिए प्रोटोज़ोआ के जो मेंबर्स हैं, प्रोटोज़ोआ के जो सदस्य हैं, इनको क्या कहा जाता है, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर से मेरा मतलब है एक कोशिकीय, यानी कि जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर कह रहे हैं। तो एक और भी बात जो हमें यहाँ से समझनी चाहिए कि अगर ये एक कोशिकीय हैं तो हमारे जैसा तो इनका शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर से मिलकर बने, बहुत ही जटिल हमारी कोशिकीय संरचना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि सबसे पहले एक कोशिका बनती है, फिर एक कोशिकाएं जो हैं उनमें उस एक कोशिका में विभाजन होता है, फिर 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर विभाजन होता है, फिर कोशिकाएं 4 हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं, 16 हो जाती हैं, 32 हो जाती हैं, और इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूसली जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है तो ये कोशिकाएँ ग्रुप में इकट्ठी होकर के किसका निर्माण कर लेती हैं, ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं। यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, ऊतक कह देते हैं। फिर ये ऊतक जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। जब ये अंग बनते हैं तो इन अंगों से तंत्र बनते हैं, और इन तंत्र से किसका निर्माण होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। पर इनके पास तो बेचारों के पास में एक ही कोशिका है। अब इस एक ही कोशिका से इनको सारे काम करने हैं। सारे काम से मेरा मतलब है ये जनन भी इसी कोशिका से करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन भी इसी सेल से करेंगे, इनमें उत्सर्जन भी इसी कोशिका से होगा, यानी कि एक्सक्रीशन भी इसी सेल से करेंगे, इनमें जो सोचने समझने की कैपेसिटी है वो भी इसी सेल से आएगी, या फिर इनकी बॉडी के अंदर या खाना खाएंगे, फीडिंग वगैरह करेंगे, यानी कि इनके शरीर के अंदर जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम जो हैं वो एक ही सेल करने वाली, एक ही कोशिका करने वाली है, और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिसेल्यूलर की बात हो गई, और इसको अपन क्या कह रहे हैं, एक कोशिकीय। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो अपन बात करें अगर, तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो सुने होंगे, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा के अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है और उस एक ही कोशिका से सारे काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं अमीबा की बात कर रही हूँ तो अमीबा के शरीर में केवल अपन कह सकते हैं वैक्यूल पाई जाती है, जिसको अपन हिंदी में धानी कहते हैं। ठीक है, और वो जो धानी है उसी धानी से ये क्या करता है, अपने शरीर के सारे फंक्शंस या खाने को लेना या बॉडी के बाहर निकालना, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो उसी से ही परफॉर्म होते हैं अमीबा में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अमीबा में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है अमीबा, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं। जैसे कि आपको पता है कि अमीबा पानी में पाया जाता है, तो पानी में अगर बहुत तेज़ वाटर करंट है, यानी कि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है या बहते बहते किसी पत्थर से जा कर के टकरा रहा है, तो टकराने की वजह से जो अमीबा है उसका शरीर जहाँ से भी फ्रैगमेंट, आपको पता है कि इसकी बॉडी की कोई स्ट्रक्चर तो होती नहीं है, कैसा भी हो सकता है अमीबा, तो अगर इतना सा अमीबा भी टूट जाता है तो ये नए अमीबा का निर्माण कर लेता है, और अपनी ही जैसी नए जीव को जन्म देना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, जनन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अगर अमीबा के अलावा और बात करते हैं तो पैरामीशियम, सुना होगा नाम पैरामीशियम का सभी ने। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम तो इसका साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होता है स्लीपर एनिमल, जिसको हिंदी में चप्पल जंतु कहा जाता है। ठीक है, और अब मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको स्लीपर एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो किसके जैसी है,
चप्पल के जैसी है। आप लोगों ने 12th में या 11th में कभी ना कभी पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा, ये 9th में ही आ जाता है आजकल तो आप लोगों ने पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा। तो जो पैरामीशियम का डायग्राम है वो उसकी जो शेप आपको दिखाई दे रही है वो किसकी जैसी दिखाई दे रही है? स्लीपर के जैसी, चप्पल के जैसी, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और बात करूं और कौन कौन से एनिमल हो जाएंगे? युगलीना हो गया, ठीक है। और बात करूं और कौन से एनिमल हो जाएंगे? ये एक नया नाम है जो आप लोग अभी सुनेंगे, ट्रिप्नोसोमा। हो सकता है आप में से कुछ ने सुना भी हो और कुछ ने ना भी सुना हो। तो ट्रिप्नोसोमा जो आपका प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को हम कहते हैं सिकल इलनेस, यानी कि इस बीमारी के अंदर जो नींद है वो कंटिन्यूसली आती रहती है। नींददायी बीमारी होती है एक तरीके से ये, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक नींद आती है। इसीलिए ये हो किसकी वजह से जाती है कि ये ट्रिप्नोसोमा और इनके बीच में एक अपन कह सकते हैं योजक कड़ी होती है। और वो योजक कड़ी कौन सी होती है? एक मक्खी होती है जिस मक्खी का नाम होता है सेटसी मक्खी। तो वो सेटसी मक्खी जब ट्रिप्नोसोमा के कांटेक्ट में आती है तो ये ट्रिप्नोसोमा क्या कर देता है, इसको वो वायरस दे देता है। और उस वायरस, और जब वो मक्खी हमारे खाने पर या हमारे शरीर पर या किसी पानी पर ऐसी जगह बैठती है और उसको हम खा पी लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपन कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ रहे हैं। आपको अभी ध्यान क्या रखना है कि प्रोटोजोआ को फर्स्टली नाम जो है वो प्रोटोजोआ क्यों दिया गया? तो क्यों दिया गया? क्योंकि प्रोटो का मीनिंग होता है पुराना और जोआ का मीनिंग हो जाता है एनिमल, यानी कि ये बहुत ही पुराने टाइप के एनिमल हैं। सबसे पहले इन्हीं एनिमल्स को डिस्कवर किया था, इसी वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोजोआ कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो होते कैसे हैं? तो प्रोटोजोआ के मेंबर यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक कोशिकीय हैं। इनके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है जो इनके शरीर के सारे कामों को करती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ में आते हैं, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और युगलीना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया। और मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात ये है कि अभी तो आप सिर्फ प्रोटोजोआ के कैरेक्टर पढ़ोगे, बाद में आपको ये सारे के सारे एनिमल अलग अलग करके पढ़ने हैं। एक एक एनिमल जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अमीबा की बात कर रही हूँ तो अमीबा आपको अलग से पढ़ना है। अमीबा का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, अमीबा के बारे में पढ़ोगे, वो सारी की सारी नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। सेम ऐसे ही पैरामीशियम हो गया आपका, युगलीना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये सारे के सारे एनिमल्स आपको अलग अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा सिमिट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सममिति। और आप सभी जानते हैं कि जो सममिति है वो 2-3 तरीके की होती है, जिसमें आपकी रेडियल सिमिट्री हो गई, बायलेटरल सिमिट्री हो गई, जिसमें आपकी रेडियल सिमिट्री हो गई, बायलेटरल सिमिट्री हो गई। तो ये जो सिमिट्री के टाइप है आपके या सममिति के टाइप हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी। और देखा जाए तो कॉमन सी बात भी है। जैसे कि अगर मैं अमीबा की ही बात कर रही थी तो मैं अभी आप लोगों से एक बात कह रही थी कि अमीबा की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अमीबा की कोई संरचना नहीं है, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले अलग बनाया था, अभी अलग बनाया, और दोनों ही अमीबा हैं। तो ये अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि सिर्फ एक केंद्रक होता है। और इस केंद्रक की प्रेजेंस पर ही अपन कह सकते हैं कि ये जो केंद्रक है, जब ये 2 भाग के अंदर डिवाइड हो जाता है तो इसके 2 भाग के अंदर डिवाइड होने पे ही अमीबा भी क्या हो जाता है? 2 भाग के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो सिमिट्री की बात करें तो सिमिट्री या सममिति है क्या? शरीर का खंडों में डिवाइड होना ही क्या है? सिमिट्री है। जितने खंडों के अंदर शरीर डिवाइड होगा या बटेगा वही क्या है? सममिति है। तो सममिति की अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर तीनों ही टाइप की सिमिट्री प्रेजेंट होती है। तीनों का मतलब
आपकी रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और लेटरल सिमेट्री, तीनों टाइप की सिमेट्रीज जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है। तीनों टाइप की सममिति इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि आप ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, कैसे भी काटिए, बॉडी जो है न्यूक्लियस की वजह से आपको सेम दिखाई देगी और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वो कर सकती है। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को? तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए यहाँ पर। पहला तो हो गया कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं और नेक्स्ट हो गया कि इनमें सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं तो आप लोगों को पता है कि प्रोटोजोआ है तो यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक ही कोशिका है। अगर एक ही कोशिका है तो जनन तंत्र का निर्माण हो जाए इतना तो पॉसिबल है नहीं, और अगर इनमें जनन तंत्र ही नहीं बनेगा तो लैंगिक जनन हो जाए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? तो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है असेक्सुअल, यानी कि ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है। अलैंगिक जनन के अलावा पहले जो साइंटिस्ट थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, लैंगिक जनन भी कर रहे थे। ऐसा वैज्ञानिक मान रहे थे कि इनमें लैंगिक जनन हो रहा है, बल्कि लैंगिक जनन हो नहीं रहा था। वो क्या हुआ एक्चुअली, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम में क्या होता है, आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा बाइनरी फिजन, जिसको अपन द्विविभाजन कह रहे थे। उसमें होता क्या है, दोनों पैरामीशियम एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और दोनों की जो लेयर्स हैं वो फट जाती हैं, तो दोनों का जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो एक दूसरे के अंदर आ जाता है। समझ रहे हो? और तरल पदार्थ का एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाना ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही लैंगिक जनन है। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक क्या मान रहे थे कि ये क्या हो रहा है, एक तरीके से लैंगिक जनन हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि पैरामीशियम के अलावा सभी में किस टाइप का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर इनमें एक ही कोशिका है और अपन जैसे अभी अमीबा के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इनकी जो कोशिकीय संरचना है वो लगातार बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है ना। तो अपन ये भी इनका कैरेक्टर मान सकते हैं कि कोशिका जो है यानी कि सेल जो है वो लगातार क्या करती रहती है, बदलती रहती है। कोशिका लगातार बदलती रहती है। ठीक है। सेम ऐसे ही न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट है। तो जब कोशिका बदलेगी तो केंद्रक का भी आकार लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, और अपन प्रोटोजोआ के जो जर्नल कैरेक्टर हैं, जर्नल लक्षण हैं, सामान्य लक्षण हैं, उनको पढ़ेंगे जो बच गए हैं। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण क्या कहता है, इसको कितने भागों में आपने बांटा है, आगे कितनी क्लासेस में बांटा है, फिर क्लासेस के बाद में कितने ऑर्डर में बांटा है, कितने जीनस। तो आप एनिमल्स जब पढ़ेंगे तब आपको जीनस समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।